बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीडर्स एलएमएस वर्चुअल कैंपस प्रोग्राम। आई एम प्रोफेसर मुदस्सिर जमील। आज जो हम पहले चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले हमने सबसे पहली चीज़ इस पहले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जो डिस्कस करनी है वो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो केमिस्ट्री के पहले किसी भी यूनिट को जब हम स्टार्ट लेने से पहले आपको केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक पॉइंट्स और ओरिजिनेटिंग पॉइंट ज़रूर जहन में होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमने आगे जो है वो मूव करना है। स्टार्ट करते हैं जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये यूनिट है। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने उस ओरिएंटेशन में तमाम चैप्टर्स के 1 बाय 1 नेमिंग्स और उनके बारे में एक इंट्रो आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन से बात शुरू करने लगा हूँ। डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टडी है। अब अगर मैं ये लिखता हूँ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस, रिएक्शंस ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें मैटर का ही हिस्सा बनेंगी। इसका मतलब ये जो तमाम बातें हैं मैटर के हवाले से ये कवर अप हो जाती हैं अगर हम लिख दें स्टडी ऑफ मैटर। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर की स्टडी में क्या कुछ आ सकता है? हम इसमें मैटर की कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं, चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बन गया। हम लॉज एंड प्रिंसिपल वो स्टडी कर सकते हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होनी हैं। उन लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी भी मैटर में आएगी। उसके अलावा रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बात बनती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, कि हम यहाँ पर मैटर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, कि अगर हम मैटर के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना चाहें तो वो भी मैटर की ही स्टडी कहलाएगी और वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाती है। बात इसको यहीं पर वाइड अप करते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर। अब इसमें क्या कुछ होगा? कंपोजिशन, इसके चेंजेस, इसके लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस, जो इसको अलाउ करते हैं, जिनके मुताबिक ये चेंजेस होती हैं। उसके बाद रिएक्शंस हैं एंड फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर केमिस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। अब क्योंकि बात बार बार मैटर की चल रही है तो मैटर की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है यहाँ पर। अगर हम मैटर की डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम नाम देते हैं जी मैटर का। हमारे पास मैटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वन पार्ट इज द मिक्सर, अनदर पार्ट इज द सब्सटेंस। और ये याद रखें, जब हम बात करते हैं मिक्सर की तो मैं यहाँ पे ज़रूर रेफर करना चाहूँगा दिस इज द इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर, दिस इज द इम्प्योर पार्ट, एंड द सब्सटेंस दिस इज द प्योर पार्ट ऑफ मैटर। तो हमारे पास एक्चुअली एक इम्प्योर और प्योर पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब आप देखें मिक्सर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। नाम से जाहिर है, होमो मीन सेम, जीनियस रिप्रेजेंट द कंपोजिशन। होमोजीनियस मीन थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम होगी, थ्रू आउट द फेज जो है कंपोजिशन सेम होगी, तो हम उसको नाम देते हैं होमोजीनियस मिक्सर का। इसको दूसरा एक सिंपल नाम है वो सोल्यूशन का भी नाम दे देते हैं। जैसे वाटर में हमने शुगर ऐड कब कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि सरफेस में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मिड में कम होगी, एंड में बिल्कुल कम, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट द मिक्सर सेम कंपोजिशन रहेगी, तो हम इसको होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस कंपोजिशन क्या होती है कि हेट्रोजीनियस में डिफरेंट वेरी करेगी। जैसे सॉइल है, आप देखें यहाँ पे सॉइल की कंपोजिशन कुछ और होगी, किसी और जगह पे कुछ और होगी, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर की एग्जांपल में इंक्लूड हो जाती है। अब आते हैं जी सब्सटेंस। जो मैंने आपको बताया कि प्योर पार्ट था, इसके दो हिस्से हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास होता है एटम, यानी इस एलिमेंट को अगर हम कंप्राइज करें, इट कंप्राइजेज ऑफ एटम्स। ये सिर्फ एटम्स पर मुझसे मिला। और आप देखें कि एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या है? प्रोटॉन, एटम में क्या है? न्यूट्रॉन। तो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ये शामिल होते हैं। और इसी तरह से अगर हम सब्सटेंस के बाद देखें, दूसरा हिस्सा इसका वो होता है कंपाउंड।
कंपाउंड आयनिक हो सकते हैं या कोवेलेंट हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एलिमेंट में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा। यकीनन आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ये डिफरेंसेस सारे। मैं एक दफ़ा दोबारा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ। हम कहते हैं कि एलिमेंट क्या चीज़ है कि जिसमें तमाम एटम्स आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, हाइड्रोजन 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 सारे हाइड्रोजन हों। ऐसा नहीं है कि इसके साथ हम ऑक्सीजन मिला दें, तो वो एलिमेंट नहीं कहलाएगा। अगर हमारे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड का मतलब डिफरेंट एटम्स का कम्बिनेशन। अब वो या तो आयंस की फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएं, या म्यूचुअल शेयरिंग की फॉर्म में हो सकता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंपाउंड के दो हिस्से बन गए, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, जो हमारे पास आयंस जिनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक गेन करेगा, आयंस बन गए। जो लूज कर रहा है वो कैटाइन, जो गेन कर रहा है वो एनाइन बन जाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास हो गए। तो हमने इस हिस्से में जो डिस्कशन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के यूनिट में, वो पहली डेफिनेशन हमने स्टडी की केमिस्ट्री की। तो आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिख के दी कि द स्टडी ऑफ मैटर, और फिर आपको मैंने बताया कि मैटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं इसकी स्टडी में। यानी कि हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर, हमने ये पढ़ा कि चेंजेस इन मैटर, हमने ये पढ़ा कि वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे रिएक्शंस, हमने ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर। इन तमाम एरियाज़ को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर स्टडिंग द केमिस्ट्री। आगे चलते हैं मैटर। मैटर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसके दो हिस्से बताए, एक आपको बताया प्योर पार्ट, एक आपको बताया इम्प्योर पार्ट। इम्प्योर पार्ट की बात करें तो दूसरा नाम दे रहे हैं इसको मिक्सर का, और प्योर पार्ट की बात करें तो दूसरा नाम इसको दे रहे हैं कंपाउंड का। मिक्सर के दो हिस्से बना दिए, होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। कंपाउंड के दो हिस्से बना दिए, आयनिक और कोवेलेंट। जब हम होमोजीनियस मिक्सर की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। और अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में मैंने आपको बताया कि ऑल द एटम्स आर केमिकली आइडेंटिकल, एक जैसे होंगे सारे एटम। कंपाउंड डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, और एटम जो हमारे पास हैं इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में आयनिक हो सकते हैं या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस हमारी बुक में दिया हुआ है, उस सीक्वेंस को मैंने एक टेब्यूलर फॉर्म में और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहली बात शुरू होती है एटम की कि एटम को कंसीडर किया जाता था। सबसे पहले ये एक टाइम आता है ग्रीक फिलोसफर्स का, जिसको हम नाम देते हैं कि थ्योरेटिकल वर्ल्ड था ये सारा का सारा, जिसमें सिर्फ थ्योरीज हुआ करती थी, कि प्रैक्टिकली कोई एविडेंसेस की बात नहीं होती थी, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें जो है वो कंसीडर की जाती हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि दादी माँ कहती हैं चाँद पे परियाँ रहती हैं। कभी किसी ने परी को नहीं देखा, लेकिन क्योंकि दादी अम्मा ने कहा, थ्योरेटिकल बात थी, एविडेंस नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, तो वो एक जो ये तमाम कहानियाँ जो हम आजकल के दौर में सुनते आ रहे हैं, ये सारे उस दौर की ही चलती आ रही हैं। तो ग्रीक फिलोसफर्स क्या कहते थे, वो कहते थे कि मैटर को अगर आप डिवाइड कर दें, अगर आपके पास मैटर है तो देखें ये एक मैटर, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैटर है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमने डिवाइड किया तो ये स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहते हैं जनाब स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको फर्दर सब डिवाइड करें तो ये एक बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये इसकी नो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये जो बेसिक यूनिट है वो कहते हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। और ये जो हमारे पास इनके जो आइडियाज़ थे, ये कोई इनका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं थे, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थी, आर्गुमेंटेशन थी, बस वो बातें बता देते थे कि जी ये सारी मैंने डिस्कशन हो गई जी यहाँ पर, और इसके हवाले से एटम के हवाले से हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। अब साइंटिस्ट का नाम आता है डेमोक्राइटस। 460 to 370 BC, ये टाइम एरा हमारी बुक में मेंशन है।
और ये बताता है कि ये जो बेसिक यूनिट इन्होंने कहा ग्रीक फिलोसफर्स ने, इसने उसी बात को एक्सटेंड किया। उसने कहा कि इन बेसिक यूनिट्स को आप नाम दे दें एटम का। तो ये समझ लें कि जो एटम को नाम देने वाला बंदा था वो था डेमोक्राइटस। एटम का जो आप नाम सुन रहे हैं आजकल, ये नाम दिया था, असाइन किया था डेमोक्राइटस ने। किस बेस पे दिया? इसने कहा कि एटम जो है ये ड्राइव किया गया एक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, एटमोस। और एटमस क्या चीज़ है कि ये इनडिविजिबल, जिसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं नाकाबिले तकसीम, कि जो डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, नाकाबिले तकसीम है। और ये कहा गया कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एटम डिविजिबल नहीं है, और इसीलिए डेमोक्रेटस ने इसको नाम क्या दे दिया? एटम का नाम दे दिया। एटमॉस से ये वर्ड ड्राइव हुआ। आगे चलते हैं, अब लेट 17th सेंचुरी पे पहुंचे हुए हैं। लेट 17th सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस स्टडी होना शुरू हो गई। क्वांटिटेटिव की बात शुरू हुई तो हम सबसे पहले इस क्वांटिटेटिव को एक्सप्लेन कर देते हैं। लीजिए, क्वांटिटेटिव की डेफिनेशन आपको बड़े सिंपल अंदाज में आपको समझाने लगा हूँ। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस होता है किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को फाइंड कर लेना, किसी भी चीज़ के बारे में अब पता लगा लें ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितनी कितनी अमाउंट्स में है, ये सारा एनालिसिस होता है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बड़ी सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल से आपको बात समझाने लगा हूँ कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क क्या है। देखिए जी, आपके घर में राइस बन गए और उस दिन आपको लगा कि ये राइस बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं, और आपने उसको डिटेक्ट कैसे किया कि राइस बने हैं? स्मेल से। वो जो स्मेल है आपने डिटेक्शन की, वो क्वालिटी है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में 5 सेंसेस हैं हमारी, ये यूज़ होंगी। 5 सेंसेस जो यूज़ होती हैं, जैसे हम गुजर रहे हैं हमारे बारे में कि कोई बात कर रहा है तो हमने सुन लिया, अच्छा मेरे बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। आपने क्वालिटी से, वॉइस से आपने पहचान लिया कि ये कौन बंदा बात कर रहा है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जहाँ 5 सेंसेस यूज़ हो रही होती हैं। अब आ जाते हैं क्वांटिटेटिव की तरफ। हम कहते हैं जब भी कोई चीज़ बनती है तो आपको पता है कि उसकी एक कंपोजिशन होती है कि इतनी अमाउंट आप ये चीज़ डाल दें, इतनी अमाउंट ये चीज़ डाल दें। अगर वाटर बनता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से बनता है। जब हम रिलेटिव अमाउंट्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपको पहले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के दरमियान में क्लैरिटी कर दी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस। कंपोजिशन क्या चीज़ होती है कि किस किस चीज़ से वो मिलके बना हुआ है, कितनी कितनी क्वांटिटी में है। जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप कहते हैं कि ये 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये आपने डिस्कस की क्वांटिटी। आपके घर में मैंने आपको बता रहा था कि राइस बन चुके, राइस मिलना शुरू हो गए। आपको पता ही लगा कि आपके छोटे भाई को जो प्लेट मिली है उसमें राइस ज़्यादा है और आपके पास राइस कम है। आपके पास जो राइस कम है, आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं ज़्यादा होगा, आपको अफसोस ये होगा कि भाई के पास राइस ज़्यादा क्यों चले गए। ये जो एनालिसिस था जिसमें आपने क्वांटिटी देखी और उसके बाद आपने एनालिसिस कर लिया कि ये ज़्यादा है, इसके पास, मेरे पास कम है, ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी हम कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ये बुक के बिल्कुल सेम सेंटेंसेस हैं। कंपोजिशन कहते हैं किसी भी चीज़ की अमाउंट्स को फाइंड आउट कर लेना, कि फाइंडिंग हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन यहाँ पर स्टडी होना शुरू हो गई थी। अब उसके बाद देखें फ्यू एलिमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू एलिमेंट्स कंबाइन डिफरेंट सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स इतने डिस्कवर नहीं हुए थे, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और समझा ये जाता था कि वही एलिमेंट्स हैं और वो कंबाइन होकर डिफरेंट सब्सटेंसेस बना रहे हैं। तो ये बात, दो बातें यहाँ पर ये तय हो गई थी। सबसे पहली चीज़ थी कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, ये स्टडी किया गया।
और दूसरी चीज़ स्टडी की गई कि फ्यू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द फ्यू सब्सटेंसेस, कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो सब्सटेंसेस वही बना रहे हैं, वो कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब ये बात तय हुई कि एलिमेंट्स अगर कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और अगर आप उसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें तो वही एलिमेंट्स बनेंगे जिनसे मिलके वो कंपाउंड बन रहा है। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएं वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाएं HCl बन रहा है। अब हम HCl को तोड़ते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, HCl को तोड़ने के बाद भी हमें वही एलिमेंट्स मिलेंगे जिनसे वो बने हैं। तो ये बात यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। एक कि क्वांटिटेटिव स्टडी स्टार्ट हो गई थी कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, कि हर सब्सटेंस के बारे में ये सोचना शुरू हो गए थे कि भाई देखें इसके अंदर कितनी कितनी अमाउंट से ये मिलके बना है। और उसके बाद ये स्टडी की गई कि एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड को तोड़ें तो वही एलिमेंट्स बनते हैं जिनसे ये कंपाउंड बना हुआ है। सो हमने इस तमाम बोर्ड पे ये जो एक डिस्कशन की, वहाँ पे 3 पॉइंट हमने स्टडी किए। उन 3 पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 दोबारा रिवाइज करता हूँ, और आपने मेरे साथ बिल्कुल उसी तरह से एक रिवाइज करना है जैसे आप रियल वर्ल्ड में बैठे हैं। तो स्टार्ट करता हूँ पहली बात से। देखिए जी, पहला पॉइंट था ग्रीक फिलोसफर्स का। ग्रीक फिलोसफर्स क्या बताते हैं कि मैटर को आप डिवाइड करें तो स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, सब डिवाइड करें तो बेसिक यूनिट बनेगा, और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन इनकी ये बातें थी सारी की सारी, आप बताएं कि क्या थ्योरेटिकल थी या एक्सपेरिमेंटल थी। मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता गया कि ये थ्योरेटिकल बातें थीं। इसके बाद अगला नंबर आता है, पहले तो सीक्वेंस याद कर लें कि सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स हैं, उसके बाद डेमोक्राइटस है, देन लेट 17th सेंचुरी की बात करने लगे हम। तो दूसरा नंबर आ गया जी डेमोक्राइटस का। अब इसको नाम क्या दिया गया, बेसिक यूनिट को, बेसिक यूनिट को नाम दिया गया एटम का। और ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ, एटमॉस से। एटमॉस क्या चीज़ है, इट मीन्स इंडिविजिबल पार्टिकल। और उसके बाद नेक्स्ट है लेट 17th सेंचुरी की बात करते हैं, इसमें कंपोजिशन स्टार्ट हो गई, एनालिसिस स्टार्ट हो गया, कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट हो गया कि कितनी कितनी अमाउंट से ये सब्सटेंसेस बन रहे हैं। और फिर ये बात तय हुई थी कि कुछ ही एलिमेंट्स क्योंकि डिस्कवर हुए थे और वही बार बार मिलके न्यू सब्सटेंसेस जो है वो बना देते हैं। और फिर ये बात नेक्स्ट फाइनलाइज ये थी कि एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाएंगे, और कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें तो दोबारा वही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट बात को स्टार्ट करते हैं। अब टाइम एरा पहुंचा 17th सेंचुरी के बाद 1808 पे जॉन डाल्टन का टाइम स्टार्ट होता है। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर है, और ये एक एक्सप्लेन करता है, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश मैन, अंग्रेज़, तो ये इंग्लिश स्कूल टीचर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ये एक्सप्लेन करता है 2 तरह के लॉज। देखिए मैं अंडरलाइन करने लगा हूँ। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। पहले तो इनको हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे, फिर हम इसकी पॉइंट्स की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि मैस को, मैटर को ना तो आप बना सकते हैं ना ही आप ख़त्म कर सकते हैं। मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि डेफिनेट का मतलब होता है ख़ास, प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है तनासुब, ख़ास एक तनासुब पाया जाता है। यानी दुनिया में मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, कोई बंदा इंग्लैंड में बैठा है, एक बंदा चाइना में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, उसको वाटर बनाना है तो हमेशा वो 2:1 से वाटर बनाएगा। क्या मतलब, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम यूज़ करेगा, देन यू विल गेट द वाटर। अगर हम चाहते हैं कि भाई 1:1 से मैं बनाऊं तो फिर वाटर नहीं बनेगा, H2O नहीं बनेगा, फिर बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन सकता है। सो ये कंपोजिशन के हवाले से बातें हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि ये हैं क्या एक्चुअली। अब डाल्टन कहता था कि अगर आप एटम को नहीं मानते तो समझ लें फिर ये लॉज भी नहीं है, क्योंकि एटम हैं तो ये लॉज हैं, एटम नहीं है तो ये लॉज नहीं है। यानी इन लॉज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था थ्रू एटम, वो साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाल्टन। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये बताता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मीन्स रिमेन कंजर्व, कि वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो जितना है कायनात में उतना ही रहेगा। और उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड बनने के लिए ख़ास प्रोपोर्शन ऑफ द एटम्स रिक्वायर्ड होती है, या एलिमेंट्स की ख़ास प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड होती है जिससे वो स्पेसिफिक कंपाउंड बनेगा। और आगे चलते हैं जी नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। इसने एटॉमिक थ्योरी डेवलप की और उसका एक मेन पोस्टुलेट क्या था, देखें जी ये है इसका मेन पोस्टुलेट। इसका मेन पोस्टुलेट क्या था, देखें मेन पोस्टुलेट ये था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो ये बताता है एटॉमिक थ्योरी में कि अगर एक मैटर जो है वो बना हुआ है एटम्स में से और वो डिफरेंट एटम से मिलके बना है, तो वो डिफरेंट एलिमेंट से डेफिनेटली आए होंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट से वो आए हैं तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी कि वो हम आइसोटॉप्स के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अगर पूरी बात एक्सप्लेन करना हूँ तो वो ये बताता है एक्चुअली कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। नो डाउट ये बात में सोडे ने इसकी बात को गलत किया और आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए, उसको हम अलग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बात है वो यहाँ तक है कि मेन पोस्टुलेट ये था कि मैटर किससे बना, एटम से। एटम कहाँ से आए, एलिमेंट से। एलिमेंट्स कौन से हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो फिर एटम्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ये उसने एक्सप्लेन की बात यहाँ पर, ये इसका मेन पोस्टुलेट था। और फाइनली अब हम पहुँचे हुए हैं बर्ज़िलियस पे। एक साइंस, एक ब्रांच इसको हीरो मानती है और एक इसको विलन के तौर पे कंसीडर करते हैं। हीरो कौन मानते हैं वो मैं आपको बता दूँ। हीरो ये मानते हैं कि इसने सिंबल्स बताए थे एलिमेंट्स के, कि आप इतना लेंथी नेम लिखने के बजाय आप उसका सिंबल लिख दें। आप लिखते हैं मैग्नीशियम, आप लिखते हैं कार्बन, आप लिखते हैं नाइट्रोजन, आप लिखते हैं क्लोरीन, आप लिखते हैं ब्रोमीन, ये नाम लिखने के बजाय आप क्या लिखें, सिंबल लिख दें। कार्बन के लिए सी लिख दें, क्लोरीन के लिए Cl लिख दें, नाइट्रोजन के लिए N लिख दें, ऑक्सीजन के लिए O लिख दें, हाइड्रोजन के लिए H लिख दें। ये सारे सिंबल्स बर्ज़िलियस ने बताए। और उसके बाद नेक्स्ट इसने बात बताई एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम्स के जो एटॉमिक मैसेज थे, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज थे, वो इसने डिटरमाइन किए थे इस बर्ज़िलियस ने। ये 1779 से 1848 तक का टाइम एरा इसका गिवन है बुक में, और ये एक स्वीडिश केमिस्ट के नाम से इसका नाम मेंशन है हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में। और ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मेन पार्ट है। ये तो इसकी बात हुई एक इसकी, जो मैंने आपको बताया कि जिस फील्ड में इसको हीरो कंसीडर किया जाता था, एक तरफ इसको विलन कंसीडर किया जाता है। आपको याद हो अगर, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैकब बर्ज़िलियस का नाम ज़रूर पढ़ा होगा, और जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, जो बताता था कि आप किसी भी जो है वो नॉन लिविंग को आप जो है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते लैब्स में। उसके लिए एक सुपरनेचुरल फोर्स रिक्वायर्ड है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, और इसी की बेस पे वाइटल फोर्स थ्योरी बनी। सो ये इसकी वो हिस्सा है जो इसने एक्सप्लेन किया था। सो मैंने अभी आपको इस पूरे बोर्ड पे जो बातें एक्सप्लेन की वो जॉन डाल्टन की थी, और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो बर्ज़िलियस का था टाइम। बर्ज़िलियस ने दो बातें डिस्कवर की, दो पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट याद रखने वाले हैं। एक तो सिंबल्स के बारे में बताया, दूसरा उसने एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स के बारे में डिटर्मिनेशन की। तो ये दोनों पॉइंट्स इस जैकब बर्ज़िलियस से रेलिवेंट हैं। तो आपको ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब हम फाइनली इस पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने बात शुरू की थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम से। मैं आपको साथ साथ वन बाय वन अब पहले तो सीक्वेंस समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रीक फिलोसफर्स का, फिर हमने पढ़ा डेमोक्राइटस का, फिर हमने पढ़ा लेट 17th सेंचुरी, फिर नंबर आया हमारे पास जॉन डाल्टन का, फिर हमारे पास नंबर आया हमारे पास बर्ज़िलियस का। ये 5 हमारे पास सीक्वेंसेस मौजूद हैं। मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है वो हम एटम के साथ पढ़ेंगे। अभी हमारे पास पहला पॉइंट, ग्रीक फिलोसफर्स क्या बताते हैं कि मैटर को डिवाइड करें, स्मॉल यूनिट बनेंगे, मज़ीद डिवाइड करें, बेसिक यूनिट बनेगा
जो इंडिविजिबल है, जिसको फर्दर डिवाइड आप नहीं कर सकते, लेकिन इनकी तमाम बातें थ्योरेटिकल थी, एक्सपेरिमेंटल नहीं थी। अगली बात आते हैं, डेमोक्रेटस कहता है कि ये बेसिक यूनिट सारे के सारे, इनको नाम क्या दे दें आप एटम्स का, क्योंकि एटम का वर्ड ड्राइव हुआ एटमॉस से, विच मीन्स इंडिविजिबल। और फिर लेट 17th सेंचुरी में क्या बात आती है, 17th सेंचुरी बताती है कि क्वांटिटेटिव स्टडी होना शुरू हो गई, कंपोजिशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी होना शुरू हो गई। हर सब्सटेंस में देखना ये लग गए कि कितनी कितनी अमाउंट्स में ये चीज़ बनी हुई है। और उसके बाद फिर ये बात आई कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो मिल के वही एलिमेंट्स डिफरेंट सब्सटेंसेस बना रहे हैं। और फिर ये बात आई कि अगर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, तो उसी कंपाउंड को जब आप ब्रेक डाउन करें तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपको मिलेंगे जिससे वो कंपाउंड मिलके बना हुआ है। जॉन डाल्टन कहता है कि भाई एटम को अगर आपने एग्जिस्टेंस मानते हैं तो आप इन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन की प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन थी वो जॉन डाल्टन ने की बाय कंसीडरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। और नेक्स्ट हमारे पास थी, इसने डेवलप की एटॉमिक थ्योरी, जिसका मेन पोस्टुलेट ये था कि अगर मैटर मिला है, मैटर बना है, वो एटम से मिलके बना। एटम्स कहाँ से आए, एलिमेंट से आए, और एलिमेंट अगर डिफरेंट हैं तो एटम की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। और फाइनली ब्राज़ीलियस स्वीडिश केमिस्ट 1779 से 1848 तक का टाइम एरा इसका मेंशन है। दो काम बहुत इंपॉर्टेंट इसके, एक इसने एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स डिस्कवर किए और दूसरा इसने सिंबल्स के बारे में एक्सप्लेन किया। होप सो आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने ट्राई की कि आपका फर्स्ट लेक्चर ये केमिस्ट्री का और आपको ये तमाम चीज़ें क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड हैं बार बार रिवाइज़ की जाएं। होप सो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो कीप लिसनिंग द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द लीडर्स LMS प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।